हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। टेंस की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सीरीज। हमने इंडेफिनेट टेंस की सीरीज कंप्लीट कर ली थी, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस की सीरीज और परफेक्ट टेंस की सीरीज भी हमने कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं इस टेंस के हिंदी में पहचान की बात करूं कि किस प्रकार के वर्ड यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस में हमको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी के सेंटेंस जो होंगे उनमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हो, से हुआ है, से हुए हैं, से हुई है, से रखा है, से रखी है, इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर काम के होने का टाइम दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? साथ ही साथ काम के होने का समय दिया हुआ होगा। और समय के साथ ही हम इस से वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का होता तो ऐसे होता कि वो जयपुर में रह रहा है, जयपुर में रह रहा है, वो खाना खा रहा है, वो सो रहा है। लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है वो 10 साल से। ये से किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर टाइम के लिए यूज हुआ है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि वो 10 साल से ये काम कर रहा है, यानी टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर हम समझे तो ये दो टेंस को मिला के बना हुआ है, एक तो परफेक्ट को और एक कॉन्टिन्यूस टेंस को। जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों टेंस से मिलके बना है। वास्तव में ग्रामर में इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी जब ग्रामर में अब ये आ ही गया तो उनको पढ़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस के काम है उनकी बात हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते थे, साथ में टाइम वहां भी लगा देते, क्या दिक्कत आती? वहां पर कॉन्टिन्यूस में ही ये सेंटेंस बना लेते और वहां पर उसके वाक्यों में ही हम टाइम लगा देते, तो अलग से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सीरीज नहीं बनती। और 12 में से सिर्फ हमारे पास कितने टेंस रह जाते? 9 ही रह जाते, हमको 3 एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने पड़ते। लेकिन अब ग्रामर में है तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इतना ही फर्क है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसी समय के किसी काम के होने का समय नहीं दिया हुआ होता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें काम के होने का समय भी दिया हुआ होता है कि वो काम कितने समय से हो रहा है। यही डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे हम समझेंगे। इस टेंस को अगर मैं इंग्लिश में पहचानना चाहूं कि इंग्लिश के वाक्यों में ऐसा कौन सा वर्ड मुझे देखने को मिलेगा जिससे मुझे मुझे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो बच्चे यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया हुआ है। तो आज वाले जो टेंस है, हमारा आज वाले टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है। एक तो है हैज बीन और एक है हैव बीन। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एक तो है हैज बीन और एक है हैव बीन। अब आप कहोगे सर हैज और हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखी थी। कहाँ देखी थी? प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां सिर्फ क्या कर दिया गया, थर्ड फॉर्म लगा दी गई, बी की जो थर्ड फॉर्म है ना, वो थर्ड फॉर्म यहां पर लगा दी गई और अलग से हेल्पिंग वर्ब बना दी गई। हैज को हैज बीन बना दिया और हैव को हैव बीन बना दिया। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, जैसे समझने की कोशिश करो। ये टेंस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यस। और जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जब दोनों टेंस को एक जगह कर दिया गया तो दिक्कत ये आ गई कि अब हम इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म में तो आईएनजी लग नहीं सकता था, और परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी था, और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना जरूरी था, क्योंकि दोनों ही टेंस रखने थे ना, कॉन्टिन्यूस को भी रखना था और परफेक्ट को भी रखना था। तो ग्रामर वालों ने एक दिमाग लगाया कि जो वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगेगी ना यहाँ पर, वो तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगी। वर्ब कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे ही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, कॉन्टिन्यूस का काम खत्म हो गया। क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस का काम खत्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो कॉन्टिन्यूस ने कहा कि मैं तो सेटिस्फाई हूँ,
अब परफेक्ट ने कहा कि मेरे साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ग्रामर वालों ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ जोड़ दिया। देखो आपको दिख रहा है, ये जो है ना बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है वॉजवर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पर बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में लगी हुई आती है। अब यहाँ पर परफेक्ट का भी काम हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा तो कॉन्टिन्यूस का भी काम हो गया और टेंस बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे हम प्रेजेंट लगाएं, चाहे पास्ट लगाएं, चाहे फ्यूचर लगाएं, ये वाला रूल तीनों में सेम रहेगा। तीनों में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा हुआ आएगा तीनों टेंस में, और तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, साथ में बीन लगा हुआ आएगा। यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन आया है, पास्ट टेंस होता तो हैड बीन आ जाता, अगर फ्यूचर टेंस होता तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन आ जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई और वर्ब की फॉर्म आपको पता चल गई। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही थी पहले भी कि इस टेंस के वाक्यों में काम के होने का समय दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है, काम के होने का समय दिया हुआ होता है। ये बताया जाता है कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मैं इस कंपनी में या इस ऑफिस में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं, तो यहाँ काम के होने के बारे में बताया गया कि वो कितने समय से हो रहा है, टाइम के बारे में बताया गया। साथ ही साथ हिंदी में एक वर्ड यूज हुआ से, जो समय बताने के काम आता है। 10 सालों से, 2 महीने से, 1 घंटे से। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो काफी टाइम से खाना खा रहा, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तू पिछले 1 घंटे से खाना खा रहा है, इतना कितना खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है। तो समय के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, से वर्ड का यूज होता है, उसके साथ में समय दिया हुआ होता है। अब सर ये जो सेम वर्ड हिंदी में यूज होता है उसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। टाइम को तो हम लिख देंगे, अगर 10 साल आएगी तो 10 years लिख देंगे, 2 घंटे आएंगे तो 2 hours लिख देंगे, 5 दिन आएंगे तो 5 days लिख देंगे, 2 weeks आएंगे तो 2 weeks लिखना ही लिखना, आपको 2 सप्ताह आ गया तो ठीक है। लेकिन ये जो से शब्द आएगा ना समय बताने के लिए, इस से को हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चे इस से को हम इंग्लिश में दो तरीकों से लिखते हैं। एक तो से के लिए सिंस का यूज किया जाता है, दूसरा से के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर एक ही वर्ड के लिए दो वर्ड आपने बता दिए कि सिंस का भी प्रयोग कर सकते हो और फॉर का भी प्रयोग कर सकते हो, तो क्या हम किसी भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं हमारी इच्छा से। ऐसा नहीं होता बेटा। जब ग्रामर ने ये दो वर्ड बनाए, यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चे, जब ग्रामर ने से के लिए दो वर्ड बनाए तो इसके साथ साथ उन्होंने रूल्स भी बनाए। क्या बनाए, इसके साथ साथ उन्होंने रूल्स भी बनाए कि यहाँ पर जो समय के साथ हम वर्ड यूज करेंगे सिंस और फॉर दोनों, इनको यूज करने का अलग अलग टाइम होगा। अब वो टाइम कैसा है देखो, ध्यान से समझना। अगर हम किसी समय का नाम लेते हैं, क्या समय का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे 6 o'clock, 8 PM, 7 AM, क्लॉक में जितना भी टाइम होता है, 7 AM, 7 PM, 8 PM, 10 PM, 10 AM, कुछ भी अगर समय का नाम लेंगे तो समय के नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे हम, समय के नाम के साथ सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा दिन होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन सबके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का। यस्टरडे हो, टुडे हो या टुमारो हो या डे आफ्टर टुमारो यानी परसों हो, उसके लिए भी किसका यूज करेंगे, सिंस का। तारीख बताने के लिए भी सिंस का यूज किया जाता है, महीनों के नाम बताने के लिए भी सिंस का यूज किया जाता है। जब हम ईयर्स बताते हैं कि 1980 से ऐसा कर रहा हूं, 2020 से ऐसा कर रहा हूं, 2010 से ऐसा कर रहा हूं, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। ओकेजन कोई भी पर्व होता है जैसे दिवाली, होली, ईद, कुछ भी, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। दिनों के पार्ट्स बताते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डॉन, नाइट, मिडनाइट, टू नाइट, इन सब के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, समय के नाम है। जब समय का नाम बोला जाता है तब किसका यूज करते हैं, सिंस का। चाइल्डहुड बोला जाएगा बचपन, तो सिंस का। एडोलसेंस बोला जाएगा जवानी, तो सिंस का। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, समय के बारे में बताया जा रहा है कि जब मैं बच्चा था उस समय की बात हो रही है,
किसका यूज करेंगे? सिंस का। कोई ऐतिहासिक इवेंट हुआ हो कभी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका समय फिक्स था ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सिंस। रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सिंस। फ्रीडम यानी आजादी से लेके, ड्रोट यानी जो अकाल पड़ा था तब से लेके। इसके अलावा लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, इन सब के साथ। बर्थ, डेथ, मैरिज, बाकी और इवेंट के साथ। किसी चीज की बिगिनिंग और किसी चीज का एंड होता है तो इसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। व्हेन इट स्टार्टेड, कोई चीज शुरू होती है या क्लोज होती है तो उसके साथ भी सिंस का। जब किसी की डेथ हो जाती है, डाई, मर जाता है, उसके साथ भी सिंस का। जब हम पहली बार मिले, जब हम मिले, वी मेट, तो वो एक फिक्स समय था ना, तो उसके लिए भी सिंस का। इट रेंड, जब बारिश हुई थी तब से लेकर अब तक मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा सिंस में। यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था तब से लेके ऐसा हो रहा है, ऐसे सेंस के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। आपने कहा सर आपने तो सभी में सिंस बता दिया, लगभग सारी चीजें कवर कर ली, फिर फोर में क्या बचा? देखो बच्चे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंस के सारे यूज याद कर लो, जो शायद इस टेबल में पूरे आए भी नहीं है, मैंने आपको अच्छे तरीके से वैसे बताया, लेकिन काफी चीजें फिर भी रही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है पूरे नहीं आए हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको फोर और सिंस का यूज करना सही से आ जाए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप फोर का यूज सीख लो, क्योंकि फोर का यूज बिल्कुल छोटा है, और फोर का यूज अगर आप सीख लेंगे तो सिंस का यूज अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि जहां जहां पर फोर का यूज होना है वहां पर तो फोर का यूज कर दो, बाकी जहां पर फोर का यूज नहीं हो सकता वहां पर फिर सभी के साथ सिंस लगा देंगे। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो फोर का यूज कब होता है? फोर का यूज सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब समय का पीरियड बताया जाए। क्या बताया जाए? समय का जब पीरियड बताया जाता है, टाइम की अवधि बताई जाती है, तब किसका यूज करते हैं? फोर का यूज किया जाता है अवधि बताने के लिए। अब अवधि एक क्षण की भी हो सकती है, 1 मोमेंट, 5 सेकंड भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, एक सप्ताह, एक हफ्ता जो 15 दिन का होता है, फोर्टनाइट, पखवाड़ा जिसको बोलते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखो 7 ईयर्स बोला है, अगर यहाँ 7 ईयर्स ना बोल के 2007 से बोल देता तो सेंस लगता, लेकिन 7 ईयर्स बोला है, जहां पर आपको गिन के जाना पड़े, ऐसे 10 सालों से। 10 सालों से मतलब 2015 से ऐसा कर रहा है, 2014 से ऐसा कर रहा है, तो ऐसे काउंट करके जाना पड़ेगा। 10 साल मतलब हाँ 2014 से ऐसा हो रहा है। अगर डायरेक्ट वो बोल दे कि मैं 2014 से ऐसा कर रहा हूँ या 2015 से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वहां पर 15 एक फिक्स टाइम आ गया, 2015। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंस लगाना है। लेकिन अगर 7 साल, 10 साल, 15 साल बोला जाए तो समय को काउंट किया जा रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर फोर आएगा। 2 डिकेड्स यानी 2 दशक, 10 सालों का एक समूह होता है, उसको डिकेड बोलते हैं। 5 सेंचुरीज यानी 5 शताब्दी, 100 सालों के समूह को सेंचुरी बोलते हैं। लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 2 डिकेड्स, एटसेट्रा। अब यहाँ पर कहोगे कि सर लास्ट तो आपने यहाँ भी बता रखा है, लेकिन यहाँ देखो बच्चे काउंटिंग नहीं आई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ लगा रखा है, वहां पे नेक्स्ट 2 ईयर्स आ सकता है, नेक्स्ट 3 ईयर्स आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर काउंटिंग नहीं है, यहाँ पर कहीं पर आपको 1 2 3 4 5 कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आप कहीं पर भी देख लो, आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या? समय का नाम दिया हुआ है, 5 मार्च दिया हुआ है, 5 दिन नहीं दिया हुआ, ठीक है। 10 जुलाई दे रखा है, 10 दिन नहीं दे रखा। 1980 दे रखा है, 80 साल नहीं दे रखा। 2007 दे रखा है, 7 साल नहीं दे रखा। 2020 दे रखा है, यहाँ पे 20 ईयर नहीं दे रखा। ऐसा बोले कि वो 20 सालों से ऐसा कर रहा है, 20 सालों से कर रहा है तो फोर आएगा। वो 2020 से ऐसा कर रहा है तो फिर सिंस आएगा। तो इसमें समझने का सिर्फ इतना ही है कि समय का जब पीरियड काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करके जाना पड़े तो फोर आएगा। बाकी जितने भी बच गए जिनमें डायरेक्ट नाम आता है वो सभी के साथ किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रख ले, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे चलते हैं बच्चे। ये वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स है जो मैं ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको बता चुका हूं, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं।
अब आते हैं टेंस का यूज कब होता है। वैसे लगभग यूज तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी वो तो बिल्कुल इजी वाला था, अभी मैं बताता हूँ आपको इसका कंप्लीट यूज। फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल continuing और हैज ओनली जस्ट फिनिश्ड, ऐसे कामों के लिए जो भूतकाल में शुरू हुए और अभी भी लगातार चल रहे हैं या जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हुए हैं। ऐसे काम जो भूतकाल में किसी समय पर शुरू हुए थे और अभी भी वर्तमान में भी लगातार चल रहे हैं, और हम उनके चलने का समय बताते हैं कि ये काम कितने समय से हो रहा है। जैसे मान लो मैंने 2015 में कोई ऑफिस ज्वाइन किया और आज मैं 2024 में वही काम कर रहा हूँ, तो लगभग मैं 9 सालों से वहां काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं 9 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, कोई काम लगातार होने की बात हुई जो 9 साल पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वर्तमान में भी वो काम हो रहा है। क्या ऐसा कोई काम जो भूतकाल में किसी समय पर स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था और अभी भी वो काम चल रहा है और उसके चलने का समय बताया गया है कि वो काम कब से चल रहा है, तो ऐसे कामों के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। और ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में कुछ हो भी गया, जो काम हो जाता है उसके लिए परफेक्ट का यूज करते हैं, जो चल रहा होता है उसके लिए कॉन्टिन्यूस का। और कब चल रहा है, वर्तमान में, तो टेंस का नाम बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे कामों की बात होगी। ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए और वर्तमान में लगातार चल रहे हैं, साथ में काम के होने का समय भी दिया हुआ है कि काम कब से चल रहा है। ऐसे कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में समय दिया हुआ होता है और समय के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, सिंस और फोर का। और मैंने आपको बता दिया कहां पर सिंस यूज होगा और कहां पर फोर का यूज होगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से जयपुर में रह रहा हूं और अभी भी मैं जयपुर में रह रहा हूं, मैंने जयपुर छोड़ा नहीं है। He has been waiting for you since morning, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कोई काउंट करने वाला टाइम नहीं आया इसलिए सिंस लगा दिया। We have been working in this company for 2 years, हम 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। I have been waiting for you for ages, अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो काउंट भी नहीं किया, फिर आपने फोर क्यों लगाया। एजेज मतलब कई दिनों से, एजेज का मतलब होता है कि मेरे को उम्र हो गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंट किया गया है कि कई जन्म हो गए मेरे को तेरा इंतजार करते हुए, इसलिए फोर लगेगा। आई हैव बीन नॉकिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, 1 घंटा आ गया यहाँ पर। इट हैज बीन स्नोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से बारिश हो रही है। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच फॉर ईयर्स, मैं सालों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सालों से नहीं कि अपनी वाइफ के भाई से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सालों से मतलब कई साल हो गए हैं मुझे अंग्रेजी सीखते। ठीक है, जोक सपाट है, मजाक की बात है। तो यहाँ पर सारे सेंटेंस आपको समझ में आए बच्चे? यस, आगे बढ़े अगर समझ में आए हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका यूज देखते हैं, फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, ऐसी कोई एक्शन, ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली खत्म हुआ है, कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, या चल भी रहा है, हो सकता है चल भी रहा हो, खत्म ना भी हुआ हो, उसके लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब इस वाक्य में देखो सेंस क्या है, ध्यान से समझना। इस वाक्य में कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये है रोहन, ठीक है, ये है राहुल, ओके, ये है राहुल। अब रोहन ने राहुल से कहा कि मेरे को रेलवे स्टेशन पे मिल जाना कितने बजे, 3 बजे, 3 PM पर, ठीक है, 3 PM पर। अब राहुल, ये जो है राहुल है, ये रोहन है, ऐसा मान लेते हैं, राहुल और रोहन मान लेते हैं। रोहन ने राहुल से कह दिया
कि मेरे को 3 बजे कहाँ मिल जाना, रेलवे स्टेशन मिल जाना, हम वहां से ट्रेन में बैठ के कहीं चलेंगे। तो राहुल को 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, राहुल आया ही नहीं। क्या? राहुल आया ही नहीं 6 बजे तक। जब 6 बजे के बाद 6:15 पर राहुल रोहन को सामने से आता हुआ दिखा। क्या? राहुल रोहन को सामने से आता हुआ दिखा, तो उसने उससे कह दिया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब उसके वेट करने का समय तो खत्म हो गया है, क्योंकि रोहन राहुल आ गया है, तो रोहन के वेट करने का समय तो खत्म हो गया। राहुल आ गया तो वो वेट थोड़ी करेगा उसका, तो अब तो जहां उनको जाना है वहां वो जाएंगे। ठीक है, तो वेट करने का समय खत्म हो गया, फिर भी ये उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं, जबकि इंतजार अभी खत्म हो चुका है। तो ऐसे कामों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं जो रिसेंटली खत्म हुए हैं। वॉट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? जैसे मान लो मैंने अपने बच्चे को कोई कार ले जाके दी, रिमोट वाली कार। जब मैं शाम को दूसरे दिन शाम को घर गया तो मैंने देखा कि बच्चे ने वो कार स्क्रू ड्राइवर से पूरी खोल के सामान इधर उधर बिखेर रखा है। तो मैं उसको पूछूंगा कि, और मेरे को आते हुए देख के बच्चे ने वो उसको तोड़ना फोड़ना उसको खोलना बंद कर दिया बिल्कुल। यानी जब मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तब वो कुछ नहीं कर रहा था। जो एक्शन वो कर रहा था ना, वो रिसेंटली खत्म कर चुका था। उसको गाड़ी को खोलना उसने बंद कर दिया था मेरे को देख के डर के मारे। तो मैंने उससे पूछा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम इतने समय से क्या कर रहे हो? जो एक्शन की बात हो रही ना, वो जस्ट खत्म हुई है, जबकि अब तक तो चल रही थी। ठीक है, तो ऐसी एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लेके जाते। जो रिसेंटली खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा। ओके, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं काफी समय से। मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं काफी समय से दौड़ रहा हूं और अभी अभी मैंने दौड़ना बंद कर दिया है। द ग्रास इज वेट बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है इस वजह से घास गीली है, अभी अभी बारिश रुक चुकी है। दे हैव बीन कंप्लेनिंग अ लॉट लेटली, वे कुछ कंप्लेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे थे। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी रिसेंटली, ये लेटली और रिसेंटली वर्ड भी आ सकता है। लेटली मतलब हाल ही में, या रिसेंटली मीन अभी अभी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड भी सेंटेंस में आ सकते हैं, इनसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आगे चलें, इसका एक यूज मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से समझना। इसका यूज हम एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं। अब आप कहेंगे सर एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। वो मैं एडजेक्टिव वाले सेक्शन में आपको सही से समझा दूंगा। इसके अलावा आप समझने की कोशिश करो कि एडजेक्टिव के अलावा इसके कुछ सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं जिनमें सिंस फॉर नहीं लगाया हुआ होता। क्या नहीं लगाया हुआ होता? सिंस फॉर नहीं लगाया हुआ होता। ये और ये सारे सेंटेंस वैसे ही सेंटेंस है जिनमें सिंस फॉर नहीं लगाया हुआ होता। लेकिन सर फर्क क्या है? जब सिंस फॉर और टाइम नहीं दिया हुआ होता तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फिर क्या फर्क रह जाएगा? तो जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, ये फॉर तो वेट फॉर के लिए लगा हुआ है, ठीक है, ये वो वाला फॉर नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये मैंने बना दिया कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस। कौन से टेंस में बनाया सेंटेंस? मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाया। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब आप कहोगे सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू और आई एम वेटिंग फॉर यू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हैव बीन का फर्क है। लेकिन बच्चे समझने में बहुत ज्यादा फर्क है। चूंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमको समझना ही है, यहाँ पर समझने में बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान से समझना। अगर आपने किसी दोस्त को फोन करके बोला कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मतलब वो अभी अभी आया है और आपका इंतजार करना उसने शुरू ही किया है। हो सकता है उसको 10-5 मिनट हो गई हो। लेकिन सामने वाला अगर ऐसे बोल देगा ना डायरेक्ट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो आपको ये फील करना होगा, आपको ये फील होगा कि वो जिस काम के करने की बात कर रहा है, जिस इंतजार को करने की बात कर रहा है, उसको काफी समय से कर रहा है।
अगर हैव बीन लगाएगा मतलब वो काफी समय से इंतजार कर रहा है, ऐसा आपको फील हो जाता है। आई एम वेटिंग फॉर यू हो सकता है उसने जस्ट ही इंतजार करना शुरू किया हो। तो जब भी हैव बीन लगे तो समझ जाना कि कोई काम काफी समय से हो रहा है, और जब भी इज एम आर लगे तो समझो कि हो सकता है काम अभी ही शुरू हुआ हो। ओके, ये फर्क है दोनों में। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये देखो सेंटेंस देख लेते हैं हम टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होती है और हैव बीन होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा, आई और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। सेंटेंस देखो, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से तुमको बुला रहा है या कॉल कर रहा है। दे हैव बीन वेटिंग एट रेलवे स्टेशन सिंस 5 o'clock, वे 5 बजे से तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे से, 5 बजे फिक्स टाइम आ गया ना, इसलिए सिंस लगा दिया। ओके, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या लोचा रहेगा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब जब भी दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट दोनों के बीच में लगाते हैं, यानी फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। He has not been studying since morning, वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। I have not been teaching since yesterday, मैं कल से कुछ नहीं पढ़ा रही, मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है ऐसा तो इसमें नहीं बोला गया, लेकिन मैंने ऐड किया अपनी तरफ से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो हैव से स्टार्ट होगा या हैड से स्टार्ट होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो हैव बीन और हैज बीन के बीच में लगेगा। आपको पहले भी बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब अगर दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में नोट फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और नोट दोनों ही फर्स्ट वाली के बाद लगते हैं, बाद में देखो ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब का जोड़ा आएगा। ओके, तो हैव यू बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, क्या तुम शाम से काम कर रहे हो। हैज रिया बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या रिया 2 घंटे से नाच रही है। हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस 2010, क्या तुम 2010 से कोई काम नहीं कर रहे। हैव नॉट को क्या बना दिया, हैवंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बना दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर नोट और सब्जेक्ट दोनों ही बीच में आया है, और यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाई गई तो नोट कहाँ लग गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जुड़ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया, उसके बाद वर्किंग सिंस 2010, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, यहाँ पर टाइम बताने वाला वर्ड आ गया, और यहाँ पर खुद टाइम आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस आफ्टरनून, तुम दोपहर से यहाँ क्या कर रहे हो। तो चलिए सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले की वीडियोस में आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखें टेंस की को, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। What have you been doing here since afternoon, तुम दोपहर से यहाँ क्या कर रहे हो। Where has he been living since last year, since last year, where has he been living since last year, वो पिछले साल से कहाँ रह रहा है। Where has he been living, where mean कहाँ, WH वर्ड लग गया यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट बीच में आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जोड़ा आ गया। कोई बात है ना, सब्जेक्ट बीच में आएगा दोनों में, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, फिर जो समय बताने वाला वर्ड है वो आएगा, एंड देन टाइम खुद आएगा। Why have you not, ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, वो सेंटेंस जिनमें WH वर्ड भी लगता है और साथ में नेगेटिव भी होता है। तो why have you not been living here since 20th March, तुम 20 मार्च से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो। मान लो आज 30 मार्च है और आपके पड़ोसी 20 मार्च से ही गायब है, मकान के ताले लगे हैं। जब 30 तारीख को वो वापस आए तो आपने उन्हें पूछ लिया कि तुम 20 मार्च से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनाया हुआ है, व्हाई हैवंट यू बीन लिविंग हियर सिंस 20th मार्च, सेम सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। देखो हैज नॉट बीन का हैजंट बीन बन जाएगा, हैव नॉट बीन का हैवंट बीन बन जाएगा, आई हैव बीन का आई बीन बनेगा, ही हैज बीन का हिज बीन बन जाएगा, जो है कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। और इन्हीं सेंटेंस एज में अगर हम उन वर्ड को यूज करें जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, क्या, जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, उन वर्ड को अगर हम इन्हीं सेंटेंस में यूज करें
तो किस तरीके से यूज करेंगे, देखो, आई हैव बीन डूइंग नथिंग सिंस 2020, मैं 2020 से कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग नोवेयर सिंस माई लास्ट बर्थडे, मैं हमारे लास्ट बर्थडे से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मतलब कहीं नहीं गया हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। नो वन हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस आई स्टार्टेड द बिजनेस, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है मेरे को कोई भी मदद नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप इन वर्ड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आज हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और बाकी जो टेंस के लेसन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं उनको जरूर देखिएगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है टेंस नाम का टॉपिक, जो कि आपके 3-4 टॉपिक इस पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको वॉइस बनाने हैं, नरेशन बनाने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, पैराग्राफ आपको समझना है, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझना है, क्लोज टेस्ट आपको समझना है, जम्बल्ड वर्ड आपको समझने हैं। तो ये सारे टॉपिक इस पे डिपेंड करते हैं, और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो सारे टॉपिक जबरदस्त हैं, बेहतरीन है। आप जाके देखिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।